अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीवेज। प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया था कि एक ज़ाइगोट जो है वो किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है। जब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब एग से फर्टिलाइज़ करता है तो एक ज़ाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है। तो अब हम देखेंगे वो ज़ाइगोट की फ़र्दर डेवलपमेंट जो है, फ़र्दर उसकी ग्रोथ किस तरह होती है, सेल किस तरह इंक्रीज़ होते हैं, उसकी ग्रोथ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्लीवेज क्या होता है, जब एक ज़ाइगोट बन जाता है तो वो ज़ाइगोट एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है, उसमें एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। ज़ाइगोट जो है वो सीरीज़ ऑफ डिवीजन उसमें होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, जिससे वो उसके सेल जो है वो इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। जो फर्स्ट क्लीवेज है वो 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद जो है फर्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब एक ज़ाइगोट है, जब उसमें फर्स्ट क्लीवेज होती है, जब वो सेल्स में कन्वर्ट होता है तो वो टू आइडेंटिकल सेल में कन्वर्ट होता है। उसमें टू सेल होते हैं जिसको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। जैसा एक सेल होता है सेम आइडेंटिकल दूसरा ही सेल वो उसी तरह होता है। दोनों सेल्स में इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक ज़ाइगोट एक जो है ऑर्गेनिज़म बना सकें। अगर वो इम्प्लांटेशन से पहले जो है वो सेपरेट हो जाएं तो वो दोनों सेल में इतना पोटेंशियल होता है कि वो सेपरेट जो है ऑर्गेनिज्म बना सकते, जिसको हम ट्विंस बोलते हैं। ठीक है। तो ज़ाइगोट जब फर्टिलाइजेशन हुई तो उसके बाद जो ज़ाइगोट है वो रैपिड माइटोटिक डिवीजन हुई उसमें, जिस उसको हम कहते हैं क्लीवेज। तो फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद जो है फर्स्ट क्लीवेज हुई और जो ज़ाइगोट है वो टू सेल्स में कन्वर्ट हो गया जो आइडेंटिकल सेल्स हैं। बाय डे 3 को क्या हुआ, जैसे ही दिन गुजरते गए, जैसे ही तीसरा दिन आया तो वो जो ज़ाइगोट है वो उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गया, 16 सेल्स ऑर्गेनिज्म बन गए जिसको हमने बोल दिया मोरूला। मोरूला जैसे ही वो मोरूला में कन्वर्ट हुआ तो डे 4 में वो यूट्राइन कैविटी की तरफ मूव कर जाता है। ये फ्लोपियन ट्यूब में सारा काम हो रहा है। तो डे 4 पे क्या हुआ, डे 4 पे वो जो ऑर्गेनिज्म वो जो मोरूला बना है, जो 16 सेल जो क्लस्टर है 16 सेल्स का, वो यूट्राइन कैविटी में मूव कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो 16 सेल है वो कन्वर्ट होते हैं, वो डिवीजन करते हैं, उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है तो वो 32 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो जाता है यूट्राइन कैविटी में तो यूट्राइन से एक जो रिलीज़ होता है, कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूट्राइन मिल्क। वो यूट्राइन मिल्क क्या करता है, वो जूना पैलासुडा को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करके जूना पैलासुडा जो है वो मडुला की गिर्द होती है, जो जिसके अंदर सेल्स होते हैं, जिसमें 32 सेल्स होते हैं और उसके गिर्द एक लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल की, जिसको हम बोलते हैं जूना पैलासुडा। जो जूना पैलासुडा है उसके थ्रू जो है वो यूट्राइन मिल्क जो है वो मूव करता है और जो है उसको न्यूरिश करता है। फिर ऐसे इस तरह क्या होता है, ज़ाइगोट जो है उसकी ग्रोथ होती है। यूट्राइन जो है यूट्रस है उससे कुछ सिक्रीशंस हुई जो क्या कि जूना पैलासुडा को पेनिट्रेट करके जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जो आइडेंटिकल सेल्स हैं, उसको जो है न्यूरिश कर रहे हैं, ये जो यूट्राइन मिल्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्लास्टोमेयर है वो क्या हुआ, जैसे ही ब्लास्टोमेयर कंटिन्यूस की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू वो डिवाइड पे डिवाइड होते गए, सेल्स जो हैं वो बनते गए, तो क्या मोर और मोर यूट्राइन मिल्क जो है वो उसके अंदर जो है पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स बने उतना ज़्यादा जो यूट्राइन मिल्क है वो जूना पैलासुडा को पेनिट्रेट करके जो है वो सेल्स को ग्रोथ उनकी डेवलपमेंट करवाता है। जैसे ही वो यूट्राइन मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके सेल्स के अंदर जूना पैलासुडा को पेनिट्रेट करते हैं तो उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। सेल्स जो हैं, जब एक जूना पैलासुडा जो लेयर है सेल्स की उसके अंदर जो है ब्लास्टोमेयर्स होती हैं और जितना यूट्राइन मिल्क उसके अंदर जो एंटर होता है वो यूट्राइन मिल्क क्या करता है, एक कैविटी बना देता है ज़ाइगोट के अंदर। वो ब्लास्टोमेयर के अंदर एक छोटी सी कैविटी बना देती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं या ब्लास्टोसील बोलते हैं। आगे क्या होता है, जो जैसे ही डे 5 आता है, डे 5 जैसे ही डे 5 आया तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी उसके अंदर बना है वो हम होल जो सेल्स और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। डे 5 पे क्या हुआ, जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो ब्लास्टोमेयर्स हैं, उनके अंदर जो है मोर और मोर यूट्राइन मिल्क जो है
वो क्या हुआ पेनिट्रेट किया, जिससे क्या उसके अंदर एक कैविटी बन गई जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोल दिया। तो डे 5 पे क्या हुआ, जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है जिसको हमने कलेक्टिवली बोल दिया ब्लास्टोसिस्ट। अराउंड दिस टाइम द ज़ूना पैलेसुडा हैचेज इनटू यूट्राइन कैविटी एंड रेडी टू इम्प्लांट यूट्राइन वॉल। अब क्या हो, डे 5 पे जो ज़ूना पैलेसुडा जो सेल्स के जो ब्लास्टोमेयर के गिर्द जो एक लेयर है सेल्स की, वो क्या हैच हो जाती है, वो ब्रस्ट हो जाती है। जैसे ही वो ब्रस्ट होती है तो जो ब्लास्टोमेयर होता है, जो जो एम्ब्रियो बना होता है, वो यूट्राइन वॉल के अंदर जो है इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो एक दफ़ा मैं समराइज़ कर देता हूँ। क्लीवेज क्या हुआ, क्लीवेज जो है हम ये एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। जब एक जाइगोट बना जो था एक सिंगल सेल, तो जैसे ही उसमें उसके अंदर क्लीवेज हुई तो वो क्या हुआ, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया जिसको हमने ब्लास्टोमेयर बोला। और ब्लास्टोमेयर जो है वो फर्दर जो है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती गई और वो 16 सेल स्टेज पे पहुंच गया। जो 16 सेल स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, मरूला। डे 4 पे क्या वो मरूला जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर चला जाता है। यूट्राइन कैविटी में जैसे ही वो जाता है तो वो 32 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो चुका होता है और उसके अंदर क्या होता है, यूट्राइन मिल्क जो है पेनिट्रेट करना शुरू हो जाता है, जो क्या करता है उसको न्यूरिश करता है। नेक्स्ट जो है हमने देखा कि जैसे ही जितना ज़्यादा यूट्राइन मिल्क जो है उसके अंदर पेनिट्रेट किया तो उसके अंदर एक कैविटी बन गई, एक सेंट्रल फ्लूइडी कैविटी बन गई जिसको हमने क्या कह दिया, ब्लास्टोसिस्ट कह दिया या ब्लास्टोसील कह दिया। अराउंड डे 5 पे क्या हुआ, जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको हमने क्या कह दिया, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है इसके लिए हमने उसको कह दिया ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या हुआ, डे 5 पे वो जो उसके गिर्द एक ज़ूना पैलेसुडा की जो लेयर थी वो हैच होगी। तो जैसे वो हैच हुई तो वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन के वॉल के अंदर जो है पेनिट्रेट करके इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है। आगे जो है ये क्लीवेज की डायग्राम है। तो फर्स्ट आप देखते हैं ये जाइगोट है, वो जो क्या सिंगल सेल है, इसके अंदर जो है सिंगल सेल है और क्या वो जैसे ही क्लीवेज हुई तो वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया और 2 सेल को हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोमेयर। और वो जो ब्लास्टोमेयर है वो 4 सेल्स में कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई, वो 4 सेल से 8 सेल में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही वो 16 सेल पे पहुंचा तो हमने उसको क्या कह दिया, मोरूला कह दिया। ठीक है, तो इधर एक बात एडअप करता चलूँ कि जो 16 सेल स्टेज तक जो सेल्स होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि हर एक सेल जो है वो दूसरे का जो आइडेंटिकल होता है उसी तरह होता है, जो जो खसूसियात एक में होती हैं वही दूसरे में होती हैं। तो वो अगर वो सेल जो बस सेपरेट हो जाए 16 सेल पे तो उनमें इतनी कैपेसिटी होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक जाइगोट जो है एक ह्यूमन बींग बना सकते हैं। तो वो 16 सेल स्टेज तक उसको हम क्या बोल दिया, मरूला कह दिया। अब क्या हुआ, ये मरूला है उसमें वो 32 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ। तो आगे क्या हुआ, आगे इसके अंदर जो है यूट्राइन मिल्क जो है पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, उसके अंदर सेंट्रल एक कैविटी बन गई, सेंटर के अंदर एक कैविटी बन गई जो क्या हमने इसको क्या कह दिया, सेल्स, और जो है सेंट्रल कैविटी है उसको हमने क्या कह दिया, ब्लास्टोसिस्ट कह दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन। अब एक जो बना हुआ, अब हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसके जो है उसके अराउंड एक सेल की लेयर थी, ज़ूना पैलेसुडा जो है वो रप्चर कर गई है। तो वो यूटस के अंदर यूट्राइन जो वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा और इम्प्लांटेशन होगी। तो हम देखते हैं इम्प्लांटेशन हम किसको कहते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियल वॉल जो है, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल वॉल के साथ जब अटैच होता है तो उसको हमको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होती है, इम्प्लांटेशन जैसे ही फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 डेज़ के बाद जो है इम्प्लांटेशन होती है। तो इम्प्लांटेशन की एक कंडीशन होती है, इम्प्लांटेशन कब होती है, जब यूट्राइन जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है, अगर वो सफिशेंटली प्रिपेयर्ड है, उसके अंदर जो हार्मोनल लेवल है जो है वो करेक्ट है, हार्मोनल लेवल जो है उनमें हार्मोन्स जो है वो एक लेवल करेक्ट लेवल तक पहुँचे हुए हैं और वो एक मतलब कि सफिशेंटली वास्कुलराइज्ड है, तो हम जो है तभी इम्प्लांटेशन होगी। तो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पे इम्प्लांट करता है, यूजुअली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फंडस के पोस्टीरियर पार्ट पे जो है इम्प्लांटेशन होती है। इनिशियली क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियल वॉल से लूजली अटैच होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर वास्कुलराइजेशन जो है ब्लड लेवल जो होता है ज़्यादा वो हाई हो जाता है,
तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसके अंदर साथ स्ट्रोंगली अटैच हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है क्या करता है, स्ट्रोंगली एंडोमेट्रियल वॉल के साथ जितना ज़्यादा ब्लड लेवल इंक्रीज होगा तो ब्लास्टोसिस्ट है उसके साथ स्ट्रोंगली अटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल के साथ। आगे हम देखते हैं कि डेसिडुआ क्या होता है। डेसिडुआ जो है ये इस तरह एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या होता है, जैसे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियल कैविटी के साथ अटैच हुआ, उसके साथ इम्बेडेड हुआ, उसके अंदर जो है पेनिट्रेट हुआ, तो उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, डेसिडुआ कह दिया। अब डेसिडुआ जो है इसके आगे जो है इसकी लोकेशन जो है, इसका जो नेम है स्पेसिफिक इसके नेम होते हैं उसके जो है ब्लास्टोसिस्ट जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई है उसके मुताबिक जो उसके नेम होंगे। तो अगर तो ब्लास्टो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो और स्ट्रेटम बेसिलस के दरमियान जो एरिया होता है हम उसको क्या क्या कहते हैं, डेसिडुआ बेसिलस। और उसके बाद एम्ब्रियो को वो पार्ट, एम्ब्रियो और जो यूट्राइन कैविटी के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो रिमेनिंग एरिया होता है हम उसको बोल देते हैं डेसिडुआ प्राइटेलिस। सिंपली जो है डेसिडुआ क्या हुआ, डेसिडुआ जो है ब्लास्टोसिस्ट जो अब इम्बेड कर जाता है एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर, हम इसको बोलते हैं डेसिडुआ। तो जो डेसिडुआ उसको एक स्पेसिफिक नेम होता है जहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांटेशन करेगा तो उसके जो है एक स्पेसिफिक नेम होता है। अब जो डेसिडुआ है एम्ब्रियो और स्ट्रेटम बेसिलस के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलस। और उसके बाद जो एम्ब्रियो और यूट्राइन कैविटी के बिटवीन जो एरिया होता है हम उसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोल देते हैं। और जो रिमेनिंग एरिया है उसको हम कह देते हैं डेसिडुआ प्राइटेलिस। जो स्ट्रेटम बेसिलस क्या होता है, ये एंडोमेट्रियल की एक लेयर होती है जिसको हम फंक्शनल लेयर भी बोलते हैं। उसके साथ जो एम्ब्रियो है और उसके दरमियान जो एरिया होता है हम उसको क्या कह देते हैं, डेसिडुआ बेसिलस। बेसिकली ये इम्प्लांटेशन साइट्स होती हैं जहाँ पर जो एम्ब्रियो वो इम्प्लांट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होती है। बाइलैमिनर जो इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाती है सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। जैसे ही जो सेकेंड वीक जो होता है उसमें इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस दौरान क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके अंदर बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। उसकी जो शेप होती है उसके अंदर जो लेयर्स वगैरह, सेल की लेयर वगैरह बनना शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। जो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये क्या करती है, ये जर्म लेयर्स बनाती है जो क्या करते हैं, जो फ्यूचर के ऑर्गन्स और टिश्यू बनाते हैं एम्ब्रियो के। अब क्या हुआ, जब डे 8 का जब एंड होता है, जो डे 8 का जब एंड होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके अंदर कुछ लेयर, सेल की लेयर बनना शुरू हो जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में डिफ्रेंशिएशन होती है। डिफ्रेंशिएशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सेल्स जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक जो है उनका काम, उनका वर्क मिल जाता है। तो क्या हुआ, जो डे 8 पे जो सेल हुआ ब्लास्टोसिस्ट हुआ उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन हुई तो उसके अंदर 2 सेल की लेयर बन गई जिसको एक को हमने बोल दिया इनर सेल मैस, एक को हमने बोल दिया आउटर सेल मैस। अब जो आउटर सेल में ऐस है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल में ऐसा है उसको हमने बोल दिया एम्ब्रियोब्लास्ट। और जब एम्ब्रियो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। अब जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उसमें भी डिफ्रेंशिएशन होगी तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोब्लास्ट में और एपीब्लास्ट में। अब जैसे ही एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो बन जाती है तो एक कैविटी अपीयर होती है ब्लास्टोसिस्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, जो एपीब्लास्ट जो है उसके दरमियान और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान में एक कैविटी बनती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर जो है वो जाइगोट रहता है। एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसके अंदर जो है जाइगोट ग्रो करता है जो एक एज शॉक ऑब्जर्वर काम कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन और प्रिमिटिव योग सैक जो है इसकी फॉर्मेशन जो है किस तरह होती है। अब क्या होता है, कुछ सेल्स जो है वो ओरिजिनेट करते हैं हाइपोब्लास्ट से, जो क्या करते हैं माइग्रेट कर जाते हैं इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो क्या करते हैं, हाइपोब्लास्ट जो है वो किसकी लेयर है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो बना उसकी ये एक लेयर है। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये किसकी लेयर है, और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो किसकी लेयर है,
वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। और इनके दरमियान जो है जो हाइपोब्लास्ट जो है कुछ सेल जो है वो ओरिजिनेट करते हैं, जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, और क्या एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, एक थिन मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जो एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन होती है और जो हाइपोब्लास्ट होता है, ये मिलकर क्या करते हैं, एक वॉल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव योक सैक। उसके बाद क्या हुआ, डे 9 पे क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड हो जाता है यूट्राइन वॉल के अंदर। और डे 10 पे क्या होता है, जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो डे 10 पे इसकी जो ग्रोथ है क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। हम जो है इस स्लाइड को जो हम दोबारा देख लेते हैं। कुछ सेल जो हैं वो हाइपोब्लास्ट से क्या ओरिजिनेट करते हैं और वो माइग्रेट कर जाते हैं इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, जिसको हमने क्या कह दिया, एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन। उसके बाद एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन और हाइपोब्लास्ट में मिलकर एक वॉल बना दी, जिसको हमने कह दिया प्रिमिटिव योक सैक। और डे 9 पे क्या हुआ, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड हो जाते हैं यूट्राइन वॉल के अंदर। और डे 10 पे क्या होता है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या कहते हैं, उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं लेकुनाई। लेकुनाई क्या करते हैं, लेकुनाई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्मॉल होल्स होते हैं जो डे 11 पे ओरिजिनेट करते हैं। और क्या होता है, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो है ये स्मॉल होल्स बनते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते जाते हैं। अब क्या हुआ, डे 12 पे ये जो लेकुनाई जो है, ये स्ट्रक्चर जो अपीयर हुए, ये क्या कहते हैं, इनकी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है और ये फ्यूज़ कर जाते हैं, आपस में फ्यूज़ करके एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेकुनर नेटवर्क बोल देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही लेकुनर नेटवर्क बनता है, कुछ कैपिलरीज़ जो है, जो मैटरनल कैपिलरीज़ होती हैं, जो मदर से कुछ जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है, वो क्या होती है, वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसके गिर्द जो है एक साइनोसॉइड्स बनाना शुरू कर, जिसको हम मैटरनल साइनोसॉइड्स कह देते हैं। कैपिलरी सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो डायलेट्स, ये डायलेट कर जाती हैं, जो क्या करते हैं, मैटरनल साइनोसॉइड्स बना देती हैं। अब क्या होता है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक्सपेंड होना, बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंड होती चली जाती है, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं क्या करते हैं, साइनोसॉइड्स जो बने उनकी लाइनिंग को इरोड करना शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, यूट्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैटरनल ब्लड है, जो मदर का जो ब्लड है, और यूट्राइन सिक्रीशन जो है वो लेकुनर नेटवर्क के थ्रू जो है वो पास करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। इस जो है इस डे 12 पे क्या होता है, एक सर्कुलेशन जो फीटस और जो मदर के दरमियान एक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है, जिसको हम यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कहते हैं। डे 9 पे जो डे 11 पे क्या हुआ, लेकुनाई स्मॉल होल्स जो है वो अपीयर होना शुरू हुए सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, जो क्या वो एक्सपैंड करना शुरू कर दिए। और डे 12 पे क्या हुआ, ये जो लेकुनाई जो अपीयर हो रहे उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई, और उन्होंने क्या मिल के एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना दिया, जिसको हमने कह दिया लेकुनर नेटवर्क। अब क्या हो, मैटरनल कैपिलरीज जो हैं वो जो एम्ब्रियो उसके गिर्द जो सराउंडिंग उसके गिर्द जो है वो उसको कवर करना शुरू कर दिया, और क्या किया, उसको मैटरनल साइनोसॉइड्स बनाना शुरू कर दिए। अब क्या जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है वो उसने एक्सपैंड हुई, और क्या हुआ, इंजाइम ने क्या किए, कुछ इंजाइम जो हैं उन्होंने साइनोसॉइड्स की वॉल को जो किया, लाइनिंग को इरोड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, यूट्राइन जो ग्लैंड्स है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैटरनल ब्लड और जो यूट्राइन सिक्रीशन है उनको पास करना शुरू करवा दिया, जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकुनर नेटवर्क के थ्रू। तो इसको हमने क्या कह दिया, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, कोरियोनिक कैविटी और अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन। अब क्या हुआ कि जैसे ही डे 12 पे क्या कुछ पॉपुलेशन सेल्स की कुछ पॉपुलेशन जो है वो अपीयर होना शुरू हुई, कुछ सेल्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हुए इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, और क्या हुआ, इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर सरफेस ऑफ प्रिमिटिव योक सैक। जो कुछ सेल्स जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हुए इनर सरफेस साइटोट्रोफोब्लास्ट की इनर सरफेस पे और प्रिमिटिव योक सैक की आउटर सरफेस पे। ये नेक्स्ट मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, डायग्राम, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ सेल्स जो है वो अपीयर हुए इनर सरफेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट और आउटर सरफेस ऑफ प्रिमिटिव योक सैक, जिसको हमने क्या कह दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का हमने उसको नाम दे दिया।
अब क्या हुआ, लार्ज कैविटीज़ जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में जो है लार्ज कैविटीज़ बनना शुरू होगी, और ये जो कैविटीज़ लार्ज कैविटी जो बनी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है फ्यूज़ करके एक बड़ी कैविटी बना दी, एक सिंगल लार्ज कैविटी बना दी, जिसको हमने कह दिया कोरियोनिक कैविटी। अब क्या हुआ, डे 13 पे फर्टिलाइजेशन के डे 13 पे अ लार्ज पोर्शन एक्सोस्लोमिक कैविटी पिंच्ड ऑफ एंड फॉर्मिंग अ स्मॉलर कैविटी कॉल्ड सेकेंडरी yolk sac। क्या डे 13 पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा जो एक्सोस्लोमिक कैविटी है उसका जो एक लार्ज पोर्शन पिंच्ड ऑफ हुआ, तो उसने क्या किया, सेकेंडरी yolk sac बना दी। बाय the end of the second week of development, chorionic cavity enlarged and bilaminar embryonic joined to the trophoblast by a large band of extra embryonic mesoderm called the connective structure, the future umbilical cord। अब क्या हुआ, सेकेंड वीक के जो एंड पे कोरियोनिक कैविटी जो वो इनलार्ज हो जाती है, और जो बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये क्या करती है, ये ज्वाइन करके ये कहाँ किसके साथ ज्वाइन कर जाती है, ट्रोफोब्लास्ट के साथ ज्वाइन करके एक लार्ज एक बैंड बना देती है, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव स्टॉक, और जो क्या करते हैं ये फ्यूचर का अम्ब्राइकल कोड होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है ये आप देखें, ये जो है बाइलेमिनर जो जर्म डिस्क है, ये 2 लेयर्स की क्या है, एक डिस्क है। इनर जो है वो हाइपोब्लास्ट है, और जो उसके आउटर है वो क्या एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट की लेयर है। अब क्या हुआ, अब ये जो बाहर वाले ये जो सबसे आउटर मोस्ट है ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, जिसके अंदर जो लैकुनाई अपेयर होते हैं, और ये ग्लैंड ये ब्लड जो है ब्लड सेल्स हैं जो क्या करते हैं, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो इन्वेड करते हैं, और इन्वेड करके यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बना देते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये एमनियोटिक कैविटी बनी है। उसके बाद ये क्या साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और ये कैपिलरीज आप देख सकते हैं, ये कैपिलरीज क्या ये इन्वेड करती हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट को। प्रीवियसली हमने जैसे डिस्कस किया कि ट्रोफोब्लास्ट जो है उसकी 2 लेयर्स हैं, एक जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट आप ये देख सकते हैं, और दूसरी लेयर कौन सी थी उसकी साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो है एम्ब्रियोब्लास्ट उसकी भी 2 लेयर्स थी, एक एपीब्लास्ट ये लेयर होगी और दूसरी लेयर हाइपोब्लास्ट। अब जो है ये एमनियोटिक कैविटी जो है अपीयर हुई किसके दरमियान, एपीब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान। ये देखिए आप एक कैविटी है जिसके हमने एमनियोटिक कैविटी का नाम दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ, प्लेसेंटल यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो फॉर्मेशन हुई इसकी, जो किसके थ्रू हुई, आप जो है ये मैटरनल ब्लड जो है ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो लैकुनाई अपीयर जो फ्यूज़ करके आपस में क्या कर दिया उन्होंने, लैकुनल नेटवर्क बना दिया, जिसके थ्रू क्या प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो गई। होप सो कि आपको समझ आया होगा।